स्वागत है आप सभी का चुनावी अड्डा में। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। तो देश की राजनीति में हलचल गजब की है। एक तरफ राफेल पर कांग्रेस और बीजेपी आर पार की लड़ाई में है, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में कुमारस्वामी की सरकार खतरे में है। इन सब के बीच पीएम मोदी आज 3 राज्य यानी कि असम, अरुणाचल और त्रिपुरा के दौरे पर हैं। यहां पर प्रधानमंत्री की रैली हो चुकी है। पीएम ने रैली में भ्रष्टाचारियों को क्या ट्रेलर दिया, ये सब आपको चुनावी अड्डा में मैं दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले देश की सियासत में बवाल मचाने वाले राफेल की रण की कहानी और उसमें लगातार जो ट्विस्ट आ रहा है वो भी आप चुनावी अड्डा में देखेंगे। लेकिन आपको सीधे अगरतला लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त रैली को संबोधित कर रहे हैं। गुंडों और भ्रष्टाचारियों, बिचौलियों की महामिलावट के इन साथियों का एक कमाल था, जिसने त्रिपुरा और देश के गरीब मध्यम वर्ग के हक पर डाका डाला। साथियों, महामिलावट, ये महामिलावट के साथी दलालों, बिचौलियों के सबसे बड़े संरक्षक रहे हैं। ये अब फिर से दिल्ली में एक बार सपना देख रहे हैं कि दिल्ली में हो सके उतना जल्दी एक मजबूर सरकार बन जाए। मजबूत सरकार से उनको ज्यादा परेशानी हो रही है। आप मुझे बताइए, देश को मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? इतना बड़ा देश मजबूत सरकार बिना चल सकता है? मजबूत सरकार के बिना फैसले हो सकते हैं? मजबूत सरकार के बिना देश आगे बढ़ सकता है? मजबूत सरकार के बिना नौजवानों का भविष्य बन सकता है? उन्हें तो मजबूर सरकार चाहिए, क्योंकि मजबूर सरकार होगी तो उनके घर भरने में सुविधा रहेगी, उनके वंश वारिस की सेवा करने की सुविधा रहेगी, तिकड़मबाजी करने के लिए मैदान खुला मिल जाएगा। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, देश को मजबूत सरकार मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मोदी को गाली देने का आजकल कंपटीशन चल रहा है, ओलंपिक चल रहा है, ओलंपिक। ये महामिलावट में यही काम चल रहा है। अवसरवादिता की हद देखिए। आप मुझे बताइए, ये महामिलावट वाले दिल्ली में हाथ पकड़ पकड़ करके फोटो निकालते हैं, कलकत्ते में जाकर के हाथ पकड़ पकड़ करके फोटो निकालते हैं। ये त्रिपुरा में एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए तैयार है क्या? है क्या? केरल में है क्या? बंगाल में है क्या? लेकिन देश को भ्रमित करने के लिए हाथ में हाथ मिला करके महामिलावट का अभियान चला रहे हैं। और करना क्या? जब भी मिलो मोदी को गाली दो। इनको लगता है कि जनता इनकी तरह ही अपने विवेक पर पर्दा डाले हुए हैं, उसको ये महामिलावट का खेल समझ नहीं आता। असल में ये अभी भी पुराने वाले दौर में जी रहे हैं कि इनके झूठ को कोई पकड़ नहीं पाएगा। जिस तरह विधानसभा के चुनाव में आपने इनको सच्चाई दिखाई, उसी तरह अब लोकसभा चुनाव में देश की जनता बताएगी कि लोगों से झूठ बोलने का मतलब क्या होता है। भाइयों और बहनों, इनसे अगर कोई पूछे कि बताओ भाई, किसान के लिए आपकी क्या योजना है, क्या एजेंडा है, जैसा ही आप पूछोगे कि किसान के लिए क्या करोगे, तो उन्होंने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लेकिन वो क्या करते हैं, आप याद रखना, आप उनको किसान का पूछोगे, वो मोदी को इतनी गाली देंगे। अगर आप इनसे पूछोगे कि मजदूर के लिए, श्रमिक के लिए क्या करोगे, उन्होंने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जवाब नहीं देंगे, वो मोदी को उससे जरा बड़ी गाली देंगे। इनसे पूछो कि युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए क्या करोगे,
तो जवाब देने के बजाय वो मोदी को उससे भी बड़ी गाली देंगे। जितने सवाल उतनी गाली बड़ी होती जाती है। हर सवाल का जवाब उनके पास एक ही है, मोदी को गाली दो, मोदी को बड़ी गाली दो, मोदी को जोर से गाली दो, मोदी को जितनी हो सके उतनी गाली दो, यही इनका काम है। भाइयों और बहनों, असल में महामिलावट के साथी जान चुके हैं कि देश के युवा, देश के गरीब, देश के किसान वो अपनी आकांक्षाएं मोदी पर भरोसा करके देख रहा है, आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। मोदी जो काम करता है उससे ही विश्वास जगता है, उसी से उम्मीदें अधिक होती है। और ये सारे मोदी विरोधियों को भी भली भांति पता है। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में जो काम सरकार ने किए उसको और विस्तार देते हुए इस वर्ष के बजट में सबका साथ सबका विकास के रास्ते को और मजबूत किया गया है। किसान हो, नौजवान हो, मजदूर हो या मध्यम वर्ग, हर किसी के लिए बजट में ऐसी व्यवस्था की गई है जैसी पहले सोची तक नहीं गई थी। भाई और बहनों, इस बजट में हमने ऐसे लोगों की चिंता की है जिनके बारे में पहले की सरकारों के समय सिर्फ नारे लगाए गए, सिर्फ वोट बटोरे गए। अब आप ही बताइए, जो घरों में काम करते हैं, जो सड़कों या घरों के निर्माण से जुड़े हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, रेहड़ी या ठेला चलाते हैं, ऐसे असंगठित क्षेत्रों के करोड़ों मजदूर बहन भाइयों के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए पहले की सरकारों ने क्या किया? ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले तो मजदूरों के मसीहा अपने आप को बताते हैं, लेकिन उनको अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए कुछ भी करने की सूझी नहीं। दिल्ली सरकार के पार्टनर थे, यहां इतनी लंबी सरकार चलाई, लेकिन कभी उनको अनऑर्गेनाइज्ड लेबर की याद नहीं है। ये क्या और अब आगे बढ़ते हैं। राफेल पर घमासान लगातार मचा है। प्रधानमंत्री की मजबूत और मजबूर सरकार की बात के बाद अब राफेल पर जो ट्विस्ट आ रहा है, उस पर जो बवाल मचा है, उसे इस रिपोर्ट के जरिए अब आप समझिए। प्रधानमंत्री ने स्वयं एयरफोर्स का 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिलवाया है। आप राफेल का सौदा रद्द हो, इसके पीछे किसकी भलाई के लिए लगे हो? आप किस कंपनी की भलाई के लिए खेल खेल रहे हो? यह बिल्कुल साबित हो गया है, चौकीदार चोर है। अरे देशद्रोही तो ये है जिन्होंने रोका है, और रोककर आप हमसे पूछ रहे हो, चोरी तो तुम कर रहे हो और उल्टा हम पे दब्बा लगा रहे हो। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि हमारी वायुसेना मजबूत हो। राफेल विमान सौदे पर राजनीति की महाभारत अपने शिखर पर है। कांग्रेस नए नए तथ्यों के साथ लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है, तो बीजेपी राहुल गांधी के झूठ को बेनकाब करने में जुटी है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक अखबार की रिपोर्ट लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो बीजेपी ने आज राहुल के दावों का पोस्टमार्टम कर डाला। बीजेपी ने राहुल के 9 झूठ गिनाए और झूठ बोलने में राहुल को नोबेल का हकदार बताया। राहुल गांधी ने फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्ट ट्विस्ट करते हुए यह बताने की कोशिश की कि दसॉल्ट को भारत से डील करने के लिए अंबानी को ऑफसेट पार्टनर बनाना पड़ा। बीजेपी ने इस पर तथ्य भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट और दसॉल्ट के सीईओ ने कहा कि ऑफसेट पार्टनर के चयन में भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं था।
राहुल गांधी ने अफवाह फैलाने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट ने डील में गंभीर अनियमितता पाई है, लिहाजा उन्हें विचाराधीन मामले में प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। बीजेपी के मुताबिक तथ्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की शह पर अपील करने वालों की याचिकाओं को खारिज किया और कहा कि सरकार ने कुछ गलत नहीं किया। राहुल गांधी ने दावा किया कि रक्षा मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी को राफेल डील के विरोध में डिसेंट नोट प्रस्तुत करने के लिए मोदी सरकार ने सजा दी। बीजेपी ने इस पर भी तथ्य दिया कि राहुल का यह झूठ बेनकाब हो गया जब अधिकारी ने खुद मीडिया से बातचीत में किसी भी तरह की सजा से इनकार किया। राहुल गांधी ने कहा कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद ने पीएम मोदी को चोर बताया और कहा कि भारत सरकार ने उनसे रिलायंस को सौदे में शामिल करने के लिए कहा। बीजेपी ने राहुल के इस झूठ पर भी तथ्य दिया और कहा कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद ने इन आरोपों को खारिज किया। फ्रांस सरकार ने आधिकारिक बयान जारी किया। राहुल गांधी ने संसद में भी झूठ बोला और कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने उनसे खुद कहा कि इसमें कोई गोपनीय धारा नहीं है। बीजेपी ने इस पर भी तथ्य दिया कि फ्रांस सरकार ने उनके झूठ को खारिज करते हुए बयान जारी किया और कहा कि समझौता पार्टियों की क्लासिफाइड जानकारी साझा करने की इजाजत नहीं देता। राहुल गांधी ने यूपीए सरकार के दौरान डील की कीमतें बताई। संसद में राहुल ने 520 करोड़ कीमत बताई, कर्नाटक में कहा 526 करोड़, राजस्थान में 540 करोड़ कीमत बताई और दिल्ली में कहा 700 करोड़। राहुल के इस झूठ पर बीजेपी ने कहा कि राहुल झूठ बोलने के लिए नोबेल के हकदार हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने सैन्य अधिग्रहण के नियमों और प्रतिक्रियाओं का उल्लंघन किया। बीजेपी ने इस पर तथ्य दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हम इस बात से सहमत हैं कि इस प्रक्रिया पर प्रस्ताव में संदेह का कोई अवसर नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए ने 526, 520, 540 करोड़ रुपए में डील की, जबकि एनडीए ने यह डील 1600 करोड़ रुपए में की। बीजेपी ने इस पर भी तथ्य देते हुए कहा कि राहुल सेब की तुलना संतरे से कर रहे हैं। एनडीए द्वारा बातचीत के जरिए तय की गई कीमत पूरे परिचालन पैकेज के साथ राफेल विमान की है। राहुल गांधी ने कहा कि 36 विमान खरीदने का निर्णय वायुसेना को नुकसान पहुंचाने और दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए लिया गया। बीजेपी ने इस पर भी तथ्य दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह निर्णय सैन्य अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए लिए गए और वायुसेना खुश है। राहुल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए, बीजेपी ने राहुल के उन आरोपों की बखिया उधेड़ कर रख दी। साथ ही आरोप लगाया कि राहुल ने अपने झूठ से भारतीय सैन्य बलों को अपमानित किया और अपने आधे अधूरे तथ्यों को सामने रखने के लिए राहुल माफी मांगे। राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब बीजेपी ने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि राहुल गांधी को चुनौती भी दी कि राहुल अपने नए तथ्यों के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। बहरहाल दोनों ही पार्टियों के तेवर से यह साफ है कि राफेल पर यह सियासी जंग चुनाव तक यूं ही जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस रिपोर्ट के साथ चुनावी अड्डा में वक्त है एक ब्रेक का। कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया, सीधे पीएम मोदी, अमित शाह और येदियुरप्पा को निशाने पर लिया। मोदी जी, अमित शाह जी और येदियुरप्पा जी की बदनाम तिकड़ी ने देश में संविधान और प्रजातंत्र को रौंद डाला है। सत्ता की हवस में अंधे हो मोदी जी, शाह जी और येदियुरप्पा जी एक ऐसा गैंग ऑफ 3 बन गए हैं जिनके लिए पावर एट एनी कॉस्ट एंड पावर एट ऑल कॉस्ट केवल एकमात्र लक्ष्य है, चाहे संविधान की परकच्छियां उड़ा दी जाएं। कांग्रेस की ओर से अमित शाह, मोदी और बीएस येदियुरप्पा पर लगाए गए इन आरोपों को सुनने के बाद आप भी मामला समझ चुके होंगे कि कर्नाटक में एक बार फिर सत्ता का संकट आ गया है। एक बार फिर कर्नाटक में कांग्रेस के सहयोग से चल रही कुमारस्वामी सरकार पर संकट के बादल हैं, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला के आरोपों से ये बात तय हो चुकी है कि एक बार फिर कुमारस्वामी की कुर्सी हिलाने की कोशिश की जा रही है। राजनीति में मर्यादा और शुचिता की एक नई गिरावट कल देखने को मिली, जब भ्रष्टाचार, रिश्वत और खरीद फरोख्त, उसमें न केवल भाजपा के वरिष्ठ नेता और मोदी जी के चहेते बीएस येदियुरप्पा जी के टेप सामने आए,
परंतु सीधे सीधे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह की भूमिका संदेह नहीं अब यकीन के घेरे में आकर खड़ी हो गई है। आखिर वो कौन से ऑडियो टेप है जिनके बूते रणदीप सुरजेवाला अमित शाह, मोदी और येदियुरप्पा पर गंदी राजनीति और खरीद फरोख्त करने का आरोप लगा रहे हैं कि किस प्रकार से गैंग ऑफ थ्री मोदी, शाह और येदियुरप्पा काला धन का प्रयोग कर रिश्वत और भ्रष्टाचार का और खरीद फरोख्त का विधायकों की षड्यंत्र कर एक चुनी हुई कर्नाटक की सरकार को गिराना चाहते हैं। इन टेप्स में 6 बातें स्पष्ट हैं। तो एक बार फिर कांग्रेस के खेमे में हलचल है। कांग्रेसी हलचल की वजह मोदी, अमित शाह और येदियुरप्पा को बता रहे हैं। आरोप है कि मोदी, शाह और येदियुरप्पा की तिकड़ी काले धन का प्रयोग कर कांग्रेस के विधायकों को खरीदना चाहती है और इसके लिए सुरजेवाला कुछ लीक हुई ऑडियो क्लिपों का हवाला दे रहे हैं। पर एक बीएस येदियुरप्पा जी हर विधायक को 10 करोड़ रुपया की रिश्वत का ऑफर देते सुनाई दे रहे हैं। उनके मुताबिक 18 से 20 विधायक हैं, तो इसका मतलब 200 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी के नेतागण दे रहे हैं। मोदी जी, ये 200 करोड़ काला धन है या सफेद धन है? क्या ये वही काला धन है जिसकी चर्चा आपने 24 घंटे पहले संसद के पटल पर की थी? दूसरा, बीएस येदियुरप्पा जी एक चुनी हुई सरकार को गिराने के एवज में 12 लोगों को मंत्री पद का प्रलोभन और 8 लोगों को बोर्ड और कॉरपोरेशन का प्रलोभन दे रहे हैं ताकि खुली लूट मचाई जा सके। तो एक बार फिर कर्नाटक में रिश्वत का जिन जागा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी 18 से 20 विधायकों को 10 करोड़ रिश्वत देकर खरीदना चाहती है। इसके लिए येदियुरप्पा विधायकों को मंत्री पद का प्रलोभन भी दे रहे हैं। अब कांग्रेस इसे मोदी के प्रजातंत्र का न्यू इंडिया मॉडल बताते हुए तंज भी कस रही है। मोदी जी, क्या अब आपका ये प्रजातंत्र का न्यू मॉडल न्यू इंडिया का है जिसमें आप चुनी हुई सरकार को संविधान के विरोध में गिराकर 18 लोगों को मंत्री पद और बोर्ड कॉरपोरेशन देकर संविधान की धज्जियां इस प्रकार से उड़ाएंगे?